साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार है। और हमारा ये आज का ऑनलाइन कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में हमने पहले से ही तय किया हुआ है कि हम हरियाणवी साहित्यकार, हरियाणवी गजलकार मंगत राम शास्त्री जी की जो गजलें हैं, जो उन्होंने गजलें लिखी हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के जो मुख्य समीक्षक होंगे वो अरुण कहरबा जी होंगे। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बता दूं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। हालांकि थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया है। पिछले दिनों हमने 3-4 प्रोग्राम किए जिसमें योगेश जो हैं उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआत की ऐसे कार्यक्रमों की, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, ऐसा कह सकते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम करने की। हमने 4-5 कार्यक्रम किए और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इस कड़ी में हम ये कुछ अंतराल के बाद ऐसा पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए, कोरोना काल में हमने ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम करने की शुरुआत की थी जिसमें बहुत सारे साथियों ने भाग लिया होगा। आप में से भी कई सारे साथियों ने, और बहुत सारे साथियों ने जो बाहर के लोग थे उनमें से भी। लेकिन हम उस दौरान केवल काव्य गोष्ठी करते थे। कुछ लोग होते थे जो कविताएं सुनाते थे, उन पर थोड़ी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणियां हो जाती थी। कुछ लोग गजलें सुनाते थे, उन पर थोड़ी बहुत टिप्पणी हो जाती थी। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो हमने शुरुआत की है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए हम कुछ समीक्षात्मक कार्यक्रम करें, जिसमें हम न केवल जो स्थापित कवि हैं, जिनको मतलब जो जिनको लोग जानते हैं उनको शामिल करें, बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जो बहुत शानदार लिटरेचर लिख रहे हैं, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो हमारे जो स्कॉलर साथी हैं, नरेश दहिया जी हैं, गौरव हैं, विनोद जी हैं, ऐसे साथियों की मदद से अक्सर ऐसे कार्यक्रम ऐसी मतलब उम्मीद की जा रही है कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इस कड़ी में ये पहला कार्यक्रम है और काफी सोच विचार के बाद और काफी डिस्कशन के बाद ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। और इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य संयोजक हैं वो शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र ने कहा कि जो हमारा देशज भाषा में लिखा हुआ साहित्य है, जो लेखक लिख रहे हैं, जो कवि जो कविताएं या गजल लिख रहे हैं, उन पर भी मतलब बातचीत की जाए। उनको भी ऐसा न लगे कि वो सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही है। इस कड़ी में शैलेंद्र जी ने ही नाम सुझाया मंगत राम शास्त्री जी का, और मैंने तुरंत उन पर हामी भर दी कि मंगत राम शास्त्री जी को चूंकि मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार गोष्ठियों में सुन रहा हूँ, पहले कुरुक्षेत्र में सुनते थे, अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी गजलें में पढ़ता रहता था। कुछ गजलें मैंने रिकॉर्ड करके भी डाली हुई हैं। इसके अलावा जब से मैं जींद आया हूँ, पिछले 2 सालों के दौरान हम लगातार जनवादी लेखक संघ की काव्य गोष्ठी में एक दूसरे को सुनते रहते थे और बातचीत करते रहते थे। तो ये कार्यक्रम तुरंत ही मतलब मंगत राम शास्त्री जी के नाम पर मोहर लग गई। और अब एक और काम था कि मंगत राम शास्त्री जी की गजलों पर बातचीत मतलब किसको ये जिम्मा दिया जाए। तो हमने शुरू में बात की थी अमित मनोज जी से। सबसे पहले हमने अमित मनोज जी से बात की थी, जो आप सभी परिचित हैं उनसे, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं गजलों पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब कविता पर या कहानी पर अगर आप मेरे को ये जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको निभाने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा।
और उन्होंने बहुत सराहा हमको। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको निरंतर जारी रखिएगा। तो इसके बाद अरुण सर से बात की मैंने, फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि अरुण जी हैं और बहुत परिचित हैं और विनम्र और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल मैं निश्चिंत था कि इनसे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से बात बन जाएगी। और वो हुआ भी वैसा ही। जैसे ही मैंने अरुण जी से बात की तो बिल्कुल बात बन गई। फिर मैंने शास्त्री जी की गजलों की पीडीएफ बनाकर इनको भेजी और बाकी साथियों के पास भी भेजी, ताकि हम एक दूसरे के लिटरेचर से, साहित्य से बिल्कुल अच्छे से अवगत हो जाएं। मतलब कई बार मुझको ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे को एज ए पोइट या एज ए लेखक, एज ए राइटर तो जानते हैं, लेकिन हम ये स्किप कर जाते हैं कि आजकल वो क्या लिख रहा है, आजकल वो कैसा लिख पा रहा है, आजकल उसकी रचना धर्मिता किस प्रकार से मतलब काम कर रही है। तो ये एक कोशिश है हमारी कि हमारे आसपास के लोगों के साहित्य से अवगत करवाया जाए, नए लोगों को भी। जैसे विनोद जी हैं और गौरव जी हैं, ये हमारे बिल्कुल नए साथी हैं, लिखना पढ़ना इन्होंने शुरू किया अभी। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको बहुत अच्छा महसूस होगा, अपने आसपास के साहित्यकारों से भी जुड़ेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है। तो कार्यक्रम को विधिवत रूप से मैं इसको आरंभ करते हुए मतलब सभी साथियों का एक बार परिचय करवा देता हूं आपस में। नरेश दैया हैं हमारे पास जुड़े हुए हैं। नरेश दैया मेरे बहुत अच्छे साथी और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति और प्रगतिशील विचार को लेकर के चलने वाले साथी हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में हमने एमफिल साथ में की है, तो बहुत अच्छे साथी हैं, मैं परिचित हूं इनसे। गौरव जी हैं, गौरव जी अभी देश हरियाणा का 50वां अंक आया है, उसमें इनका एक लेख छपा है और बहुत इन्होंने बहुत शानदार पढ़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से इन्होंने एमए किया है और बहुत शानदार पाठक के तौर पर उभरे हैं अचानक से, एकदम से। और बहुत अच्छा लग रहा है जब हम गौरव जैसे साथियों को देखते हैं जो बहुत अच्छा करने की कोशिश में है, प्रगतिशील विचार के साथ और दलित अस्मिता को साथ में रखते हुए ये अपनी पाठकीय यात्रा को बनाए हुए हैं। और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे और बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल करेंगे। तो इनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि बाकी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि गौरव जो है वो आने वाले समय में एक बहुत बेहतर लेखक के तौर पर उभरने जा रहे हैं। विनोद जी हमसे जुड़े हुए हैं। विनोद जी और गौरव जी दोनों क्लासमेट हैं एमए के दौरान। विनोद जी रिसर्च स्कॉलर हैं अभी और बहुत अच्छे कवि हैं। पिछले दिनों मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, देश हरियाणा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी इनकी कविताएं और बहुत सुंदर ये लिख रहे हैं। और निश्चित रूप से एक कवि का, एक लेखक का, एक साहित्यकार का जो विकास जिस प्रकार से होता है, निरंतर प्रवाहमान रहेंगे इस दिशा में, ऐसी उम्मीद है विनोद जी से और बहुत बहुत स्वागत है इनका। अरुण जी हैं, अरुण जी को मैं पिछले 5-6 सालों के 7 साल लगभग से जानता हूं, जब से ग्रेवाल अध्ययन संस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों में इनसे मुलाकातें होती रही हैं और लगातार बातचीत भी होती रही है अलग अलग कार्यक्रमों में और साहित्यिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें। और बहुत इसके अलावा ये लगातार समीक्षा लिखते रहते हैं, इनकी मैं समीक्षाएं पढ़ता रहता हूं, अखबारों में, सोशल मीडिया पर इनकी समीक्षाएं छपती रहती हैं। बहुत शानदार काम कर रहे हैं, देश हरियाणा के संपादकीय विभाग से जुड़े हुए हैं। तो अरुण सर का भी बहुत बहुत स्वागत है और आज के वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे, मुख्य समीक्षक रहेंगे। अरुण जी को नमस्कार है, उनका स्वागत है। आखिर में मंगतराम शास्त्री जी हैं हमारे पास, बहुत वर्षों का उनका एक अनुभव है, रिटायर्ड टीचर हैं वो, लगातार फील्ड में उन्होंने काम किया है। गजलें पढ़ करके भी आपको लगा होगा कि प्रगतिशील विचारक के रूप में इनकी गजलें जो है वो बहुत बेहतर रूप से काम कर रही हैं और पाठकों के बीच में इनकी जो रागनियां हैं वो भी बहुत शानदार हैं।
और जिस विचार के साथ इन्होंने रागनियां लिखी हैं वो बहुत कम लोग हरियाणा में कर पा रहे हैं ऐसा। और गजलों में जिस प्रकार की भाषा इन्होंने अर्जित की है बहुत ही शानदार है। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये परिचय था हम सभी का, और मैं अपना परिचय अपने आप ही दे देता हूँ। रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर सुभाष जी के सानिध्य में एमफिल भी किया और इसके बाद पीएचडी का सबमिशन हो चुका है। और एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, और निरंतर बड़े लोगों के साथ रह करके कविताएं और साहित्य की दूसरी विधाओं को सीखने की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ 1 मिनट का और समय लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है हम इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे। सबसे पहले अरुण जी मंगतराम शास्त्री जी की गजलों पर विधिवत रूप से अपनी समीक्षा रखेंगे। उसके बाद जो बाकी साथी होंगे, शैलेंद्र जी, नरेश जी, गौरव जी, विनोद जी, ये भी अपनी बातचीत, अपनी टिप्पणियां या अपने सवाल रख सकते हैं। उसके बाद मंगतराम शास्त्री जी कुछ गजलें, 2 गजलें पढ़ देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर उनके पास गजलें अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर वो अपनी जो इन्होंने गजल के क्षेत्र में जो काम किया है, उन्होंने क्या सोचते हुए गजलें लिखी हैं, अपनी रचना धर्मिता पर वो एक छोटी टिप्पणी कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेट रहेगा। तो मैं सीधे सीधे अरुण जी के पास चलता हूं। अरुण सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। शुक्रिया कपिल जी, और सभी साथियों का इस बातचीत में स्वागत है। दरअसल जो ये मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसकी बजाय मैं ये चाहूंगा कि हम बातचीत की एक तरह से शुरुआत मैं कर लूं, क्योंकि गजल के विश्लेषण का मेरे पास कोई ऐसी विशेषज्ञता जैसी नहीं है, और गहन समीक्षा और गहन विश्लेषण, संवेदना और शिल्प का गजल के ऐसा कोई विशेष अनुभव भी नहीं है। तो एक टिप्पणीकार होने के नाते मैं बातचीत की शुरुआत करने के पक्ष में अपने को मानता हूं। शुरुआत करूं तो के शास्त्री जी के साथ जो परिचय है उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि करीब 2002 से मेरा मंगतराम शास्त्री जी से एक परिचय ज्ञान विज्ञान आंदोलन में जो नाटक का मूवमेंट था उसमें काम करते हुए उनसे कई बार मुलाकात हुई है, और कई बार मीटिंग्स के अंदर हम शरीक रहे हैं, और आपस में बातचीत करना और किताबों का और इनकी रचनाओं का खास तौर से पढ़ने का मौका मिला है। एक नाटक था एक नई शुरुआत, उसके अनुभवों पे कई मीटिंग के अंदर हम साथी रहे हैं, और नाटक पे एक इन्होंने बहुत बड़ी कविता लिखी थी, वो यादगार कविता है। उस कविता को बार बार जब भी नाटक की बात चलती है या कहीं पे जिक्र आता है तो वो कविता मेरे जहन में गूंजती है। और अध्यापक आंदोलन में शास्त्री जी, जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है उसकी पत्रिका निकलती है, उसके संपादक मंडल में शास्त्री जी रहे हैं, और उस पत्रिका के जरिए भी उनसे लगातार एक तरह का संवाद पत्रिका पढ़ते हुए भी होता रहा। देश हरियाणा के
सृजन उत्सवों में उनसे परिचय हुआ, अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार मुलाकातें हुई और सामाजिक मंचों पे उनकी रचनाओं का लगातार अध्ययन होता रहा, लगातार उनको शेयर किया जाना और पढ़ना, लेकिन उस पर कभी विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। और शुक्रगुजार हूं कि ये जो एक तरह से ऑनलाइन जो ये माध्यम है, काफी सशक्त माध्यम है। कोरोना में इसकी शक्ति हमने देखी थी कि जब अकेलापन तो दूर किया ही था और वैचारिक विमर्श और साहित्यिक विमर्श भी इसके जरिए हुआ था। तो ये प्रयास निरंतर चलते रहेंगे साथियों के, और हम इसी तरह से अपने आसपास के साहित्यकारों से परिचय प्राप्त करते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे, उनके साहित्य को केंद्र में रख करके विचार विमर्श की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये काम निरंतर जारी रहेगा। जहां तक मंगत राम शास्त्री जी की जो गजलें हैं, इस तरह से इनकी गजलें 33 गजलें एक तरह से ये जो आई है, जो पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हुई है, इनको पढ़ते हुए ये बात विशेष तौर से लगी कि इनका प्रकाशन जो है वो भी प्राथमिकता के साथ किया जाना जरूरी है, ताकि इन रचनाओं से अन्य पाठकों का भी परिचय हो। वो ये जनता की, आम लोगों की आवाज एक तरह से है। प्रेमचंद ने जो साहित्य के बारे में कहा है कि साहित्य मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, ये लोगों की आवाज है, इसमें बहुत सारे तत्वों का होना जरूरी है किसी भी साहित्यिक रचना में। और वो जो बातें साहित्य का उद्देश्य के माध्यम से प्रेमचंद ने कही हैं, वो सारी बातें एक तरह से हम गजलों में देखते हैं मंगत राम शास्त्री जी की। तो ये लोगों के बीच में पहुंचना समय की जरूरत है। एक इस तरह के माध्यम के हम बातचीत कर रहे हैं और ये सामाजिक मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन इससे जो चीज पैदा होने वाली है, वो डिमांड पैदा होने वाली है पाठकों की, और उसका भी निराकरण करने की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए और ये लोगों के बीच में जानी चाहिए। दूसरा, जो मंगत राम शास्त्री जी की गजलें हैं, खासतौर से जो शिल्प पक्ष है, हरियाणवी गजलों की कोई बहुत लंबी परंपरा और बहुत लोग लिखते हो, ऐसी खास मेरी जो एक तरह से जानने की सीमा भी हो सकती है ये, लेकिन हरियाणा में कुछ लोगों को छोड़ दें तो ये काम नहीं के बराबर हो रहा है, या जो ये संख्या है ये बहुत कम संख्या है। कविताएं भी लिखी जा रही है और भी लिखा जा रहा है, लेकिन गजलें विशेष तौर पे कम लिखी जा रही हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण गजलें हैं। महत्वपूर्ण
इनके शिल्प पक्ष की बात करें तो मतलब यकीनन ये बहुत सशक्त हैं। गजल विधा का जो प्रारूप है, जो ढांचे हैं, उनमें वो बहुत मजबूती के साथ अपनी जगह बनाती हैं और जुबान पे चढ़ती हैं। इनके अंदर जिन मुहावरों का, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, हरियाणा की लोक भाषा, शब्दावली, वो बहुत ही सशक्त है और उसमें अंग्रेजी का जबरदस्त प्रयोग किया गया है। लेकिन शिल्प से भी ज्यादा जिस चीज की यहां पे देखने को मिलता है वो है इसकी संवेदना, इसका भाव पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है, जिसपे मैं विशेष तौर पे एक टिप्पणी अपनी इसमें जोड़ना चाहूंगा। और गजल विधा की विशेषता जो है कि एक एक शेर अपने आप में संपूर्ण रचना होता है और गजल के उसमें रूप में ये लोगों को बहुत सुंदर भी लगता है। लेकिन जो इसमें बात है, खासतौर से मंगतराम शास्त्री जी का जो वैचारिक जो विचार है, वो हम ये कह सकते हैं कि गजल में एक शब्द आया है सगरा परिवर्तन। तो हरियाणवी शायर मंगतराम शास्त्री जो है वो सगरा परिवर्तन के पक्षधर शायर हैं और प्रगतिशील आंदोलन, नवजागरण की विरासत वो उनके पास है और सगरे परिवर्तन के लिए जो एक समाज का जो लक्ष्य है, जिस समाज का, जिस राजनीति का, जिस संस्कृति का वो लक्ष्य लेकर के चलते हैं, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्टवादी है, जिसे हम खड़तल कहते हैं। वो खड़तल वो है और उनकी गजल में ही एक शब्द आया है कि वो बिल्कुल भी डामाडोल नहीं है। उनकी गजलों में परिवर्तन की पूरी रूपरेखा दिखाई देती है और सत्य उसका औजार है। सच के जरिए ही वे व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं और उसकी कमजोरियों को चिन्हित करते हैं और शोषित और वंचित तबकों के पक्ष में पूरे स्पष्टता के साथ वो खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। इस व्यवस्था के परिवर्तन में केवल आम लोगों का, वंचितों और शोषित जो तबके हैं उनका ही जीवन खुशहाल नहीं होना है, इसमें सबका भला है। और आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें सबसे जो बड़ा खतरा है, एक तरह से वो कलम पे सबसे बड़ा खतरा है। ये व्यवस्था जो है वो पत्रकारिता जो एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है पर निरंतर अपना एक दबाव बनाए हुए है। और शास्त्री जी कहते हैं कि ना बण खोजी पत्रकार, पीढ़ी कलम चलाना सीख। ये वो जो मानसिकता जो एक तरह से बन रही है और पत्रकारिता को जिस तरह से मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है, तो जनता की आवाज उठाने की बजाय
जनता का विरोधी उसे बनाया जा रहा है और वो बनता जा रहा है। जब भी कहीं प्रतिरोध की आवाज उठती है, वहीं पर कुछ इशारे होते हैं और विक्टिम को ही एक तरह से ब्लेम करने की योजना पे काम शुरू हो जाता है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ही अपराधी ठहरा दिया जाता है। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब किसान अपने हक की आवाज उठाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि खालिस्तानी है, आतंकी है, और गोदी मीडिया उस आवाज को पूरे सशक्त ढंग से उठाती हुई हमें प्रतीत होती है। कोरोना जैसे संकट के दौर में भी हमने देखा कि किस तरह से मीडिया के द्वारा बाकायदा से मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। तो ऐसे ये जो समय है, ये जो एक तरह का दबाव है रचना धर्मिता पे, पत्रकारिता पे, कविता पे, गजल पे और पूरे परिदृश्य में लेखनी पे, उस पे जो ये दबाव है उसको खड़तल इस तरह से कहते हैं कि हो जाएगा कवियां में नाम, सत्ता के गुणगाना सीख, नाम और पीसे ओंगे खूब, छाप बदल छपवाना सीख, पूरा परा की लिख दो चार, फर्जी ठप्पा लाना सीख। जो ये कलम पे जो खतरे एक तरह से है, उसको बहुत तरह से रचनाकार ने, गजलकार ने, शायर ने अभिव्यक्ति दी है। लेखकों को अपनी लेखनी का अस्तित्व बचाने के लिए सच का साथ लेना होगा और सच का साथ ही देना होगा। तभी तो शास्त्री जी ने कहा है कि लेख नीले साथ खड़तल साच की, लेख नीले साथ खड़तल साच की, आखिरी दम या बचावे गीतन है। तो इसमें जो है सबका भला है और निश्चित तौर पे जो रचनाकार है उसका भी भला है जब वो सच का साथ देता है। जयराम शास्त्री जी जो उन्होंने अत्याचारियों के सामने भी सच बोलने में कभी गुरेज नहीं किया है, खड़तल अपनी बात रखी है। जुल्मी आगे भी खड़तल ने सच बोलिया, जुल्मी आगे भी खड़तल ने सच बोलिया, क्योंकि डामाडोल नहीं था के करता, क्योंकि डामाडोल नहीं थे। तो पक्षधरता की स्पष्टता होना अत्यंत लाजमी है, जिससे कि कहण खातर जिगरा चाहिए सा, और वो जिगरा मंगतराम शास्त्री जी की गजलों में हमें दिखाई देता है। एक अन्य गजल में वे कुछ इस तरह बयां करते हैं कि मंगत राम सही बोलूंगा और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, गुट गुट कहने जिए जाऊं मैं बुज़दिल इंसान नहीं सुन। तो ये जो बात शास्त्री जी अपने बारे में कह रहे हैं, एक तरह से वो और रचनाकारों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि हमें क्या करना है। कवियों लेखकों को निरी कल्पनाओं और शब्द जाल से आगे निकलकर कथाभासों और राह दिखानियां लिखने के बजाय वो अपने जीवन आसपास के परिदृश्य पे लिखे। राजा रानी के किस्सा तय आगे की भी कहानी लिख। शास्त्री जी कह रहे हैं कि राजा रानी के किस्सा तय आगे की भी कहानी लिख, जिन वक्ता का लेखक सै तू उन वक्ता की बाणी लिख। तो ये बहुत ही सशक्त
अभिव्यक्ति है। जो मौजूदा जो हालात हैं उस पे वो पूरे खड़तल लिखते हैं। वे जानते हैं कि शोषक जो है वो निर्दयी है। शोषण की शुरुआत जो है, शोषण कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको वो गजलों में उनकी शुरुआत का अंजाम क्या होता है, इसका शायर ने अपने अध्ययन से तजुर्बा किया है और कुछ यूं बयां किया है कि धीरज परख है सहजो तेरा थोड़े दांत गड़ो का, धीरज परख है सहजो तेरा थोड़े दांत गड़ो का, इब्बे न रोक्या तो तड़का गुड़का भी होगा। तो ये शोषण जो है ये चरम सीमा पे भी जाएगा। इसे तत्काल लोकतंत्र की स्थापना के लिए बड़ा संघर्ष हुआ है। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कितने ही लोगों ने ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधरता की है जिसमें सभी को स्वतंत्रता नंगनाचन। हाकिम के कुछ लोग तो भी कहने लगे जनशाही के नाम पे तानाशाही छांदी दिखे से, जनशाही के नाम पे तानाशाही छांदी दिखे से। जिन लोगों को हम चुनकर अपनी तकदीर बदलने के लिए अपने रहनुमा बनाते हैं वे अक्सर धोखा देकर आम जन को डसने का काम करते हैं। और कैसे शास्त्र क्या न डब लावे मोडे बाब्या सेती, क्या न डब लावे मोडे बाब्या सेती, तू यारी खड़तल कहने बरता या तस्वीर न बदले, मैल मिटावण न ले जा रंगराट गामा में, मैल मिटावण न ले जा रंगराट गामा में, भाईचारा तोड़निया का सामना तो कर, उठ कमेरे चाल मोर्चा डाट गामा। तो ये जो गजलों का 33 गजलों का बहुत व्यापक उसके अंदर विमर्श है, बहुत गहरी संवेदना है। और मुझे लगता है कि बहुत एक छोटी टिप्पणी करते हुए हम साथी और साथियों ने भी बोलना है और मुझे लगता है कि ज्यादा समय लिया गया है। आप सब साथियों का, कपिल जी का, शास्त्री जी का इतनी सुंदर गजलें लिखने के लिए और मुझे बातचीत के लिए न्योता देने के लिए कपिल जी को, साथियों को, आप सबको साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने विस्तृत रूप से मंगतराम शास्त्री जी की गजलों पर जो एक विस्तृत टिप्पणी की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बातें की है और बहुत सहजता के साथ, इतनी सहजता के साथ कि उसको बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सकता है। आपने एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही और शास्त्री जी के एक शेर को संदर्भित करते हुए कहा कि साहित्य जो है वो मतलब राजा रानी की कहानियां लिखने में और उसको मतलब विश्लेषित करने में उसका आनंद नहीं है जब तक व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के परिवेश को लेकर के नहीं आएगा अपने साहित्य में, तब तक वो एक कपोल कल्पना में उसका साहित्य खड़ा हुआ मिलेगा और उसका कोई औचित्य अभी दिखाई नहीं देता है। शास्त्री जी की गजलों पर जब हम गजलें पढ़ते हैं, लिखते हैं कि एक बड़ी उम्मीद का एक शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि बोया बीज उगेगा, बोया बीज उगेगा, एक दिन बड़का भी होगा, पेड़ बचेगा तो पत्तों का खुड़का भी होगा, सदा अंधेरी ना रहनी या रात दबी जावे से, सदा अंधेरी ना रहनी या रात दबी जावे से, राख भरोसा सूरज तकल तड़का भी होगा। तो निश्चित रूप से बहुत उम्मीद जगाते हैं एक ऐसे दौर में जब चारों तरफ निराशा है और लिखने पढ़ने वाले लोगों के बीच में एक बहुत एक अवसाद का एक समय है। उस दौर में जब मंगतराम शास्त्री जी उम्मीद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बड़े शायर ने गजल की परिभाषा बताते हुए कहा था कि गजल जो है वो एक ऐसी विधा है कि जैसे मानो जंगल में
किसी हिरन के पीछे कई शिकारी कुत्ते लगे हों, और जब शिकारी कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए जो उसकी आंखों में जो बेबसी होती है वो गजल के मानंद होती है, गजल जैसी होती है। तो इस बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए नहीं बल्कि उलटते पलटते हुए मैं कहना चाहता हूँ मंगतराम शास्त्री की गजलों से गुजरने के बाद कि गजल जो है वो बेबसी, जो हिरन की आंखों में जो बेबसी, अपनी जान बचाने की जो बेबसी है वो गजल नहीं है, बल्कि जो हिरन है वो शिकारी कुत्तों का डट करके सामना कर रही है, वो गजल है। एक दौर में हम देखते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं गजलों का रूप किस प्रकार से बिल्कुल सौंदर्य प्रसाधनों तक सीमित होकर के रह गया था। तो फिर बहुत सारे जब हिंदी में गजलें आई तो इसका प्रारूप बदला, इसका फॉर्मेट बदला, और लोकल लेवल पर बिल्कुल हरियाणवी भाषा में जिस प्रकार की गजलें मंगतराम शास्त्री जी ने लिखी हैं पिछले 4-5 या 10 सालों के दौरान, 15 सालों के दौरान, वैसी गजलें आपको दूसरी जगह बमुश्किल मिल पाएंगी। मैंने बहुत सारे हरियाणवी गजलकारों को पढ़ा है, उनको सुना है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा मंगतराम शास्त्री जी ने अर्जित की है वो दूसरे के पास मिलनी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मतलब ऐसी भाषा किसी ने अर्जित की है। बहुत शानदार भाषा अर्जित की। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शैलेंद्र जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि शैलेंद्र जी एक संक्षिप्त टिप्पणी मंगतराम शास्त्री जी की गजलों पर रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। शैलेंद्र जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिवादन है आपका। धन्यवाद कपिल जी। आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आपकी आ रही है। आदरणीय कहरबा सर ने बहुत संजीदा बातें करी और कहने सुनने को बहुत बड़ा कुछ ऐसा लगता है कि एक बार तो अशेष हो गया है। बहुत सुंदर सर ने विवेचन किया। मैं उसी से अपनी बात को थोड़ा जोड़ता हूँ कि शास्त्री सर को जब पढ़ने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई भाषा किसी विधा की बिगिनिंग स्टेज पर खड़ी है। सर की जो साहित्य के प्रति एक्सरसाइज है, जो गज़ल के प्रति उनके प्रयास का जो घोड़ा है, सचमुच बहुत तेज दौड़ने वाला और हर चीज़ को छू छू कर गुजरने वाला घोड़ा है। इस संदर्भ में आदरणीय कपिल भाई ने संक्षिप्त बोलने को कहा है तो प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त ही बोला जाए। मुझे रामविलास शर्मा जी का एक लेख याद आता है, यथा समय रोचते विश्वम। जब जिस रूप में कवि को, शायर को विश्व रुचता है, उसको अच्छा लगता है, वो उस रूप में देखने की कोशिश करता है। यहाँ शास्त्री सर भी अलग अलग रूपों में इस विश्व को, इस दुनिया को, अपने परिवेश को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वे पेपर लीक के खिलाफ खड़े हैं, वे जात धर्म के खिलाफ खड़े हैं, राजनीति और मुद्दों की बदलती पैरोकारी और मुद्दों के होते स्कंट्स के खिलाफ खड़े हैं। राइटर उस भावना के भी खिलाफ खड़ा है जो हमारे पुराने पुरखों ने रामायण और महाभारत के प्रतिनिधि साहित्य को ही सेंटर में रखा, उसी साहित्य को ही प्रतिनिधि मान करके हरियाणवी भाषा में, अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो सब की में गए के गेड़ दिया, जो उसी बात को फिर कह देना, फिर कह देना। परंतु लेखक नए ढंग से बात करने की कोशिश करता है, राजा रानी की कहानियों से, अवतारवाद की कहानियों से आगे बढ़ने की बात करने की लेखक कोशिश करता है। और लेखक की जो शैली है वो भी बहुत सुंदर है। हरियाणवी में भीगे उर्दू के शब्द, हरियाणवी में भीगी इंग्लिश के शब्द, जब लेखक रोल ओवर करने की बात करता है, जब लेखक शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को मानस खानी दुनिया की संज्ञा देता है, तो उसकी प्रौढ़ता, उसकी महान मानसिकता, उसकी एक सकारात्मक सोच, जो उसकी आइडियोलॉजिकल अप्रोच है, वो सीधे सीधे उभर करके आती है। जो कहरबा साहब की जो बात है सचमुच बेमिसाल है कि लेखक के पास स्पष्टता है, सीधापन है पर स्पष्ट है, विचारों में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं है। लेखक वो बात कहना चाहते हैं, जो कह देते हैं वो सीधा कहना चाहते हैं। और जो गज़ल का वाक्य विन्यास है, गद्यात्मक वाक्य विन्यास, वो उस पर खरे भी उतर रहे हैं।
पानी को पानी कह देना, कहानी को कहानी कह देना और सही ढंग से कह देना, यही तो शायद आज गज़ल हो गई है। जो अपने समय से आंखें मिला कर के भी आगे की बात कह सके, वही तो शायद गज़ल है आज। गज़ल वो नहीं है जो किसी समय में कहा गया था कि गुलाब की पंखुड़ियों पर शबनम की बूंदों से महबूब का कसीदा लिखने का नाम गज़ल है। आज गज़ल ने बहुत सारी यात्राएं करी है, बहुत ढंग से अपने आप को आगे बढ़ाया है और उस आगे बढ़े हुए फलक को, उस बैटन को लेखक ने संभाला है। लेखक ने ये नहीं कोशिश करी है, लेखक की ये मतलब ये नहीं दिखाया है, कोशिश शब्द गलत है हो गया, लेखक वहाँ नहीं रुका है जिस पर हम ये कह सकें कि ये भाषा गज़ल के क्षेत्र में बिगनिंग स्टेज में है, शुरुआती चरण में है। जब हम सिटीजनशिप को देखते हैं, जब हम एक हरियाणवी बिल्कुल साधारण से मुहावरे की बात करते हैं, फोए से लाना, कितना ज़बरदस्त उपयोग किया है। और मोबाइल नहीं मोबाइल, तो उसको जिस ढंग से लेखक ने कहने की कोशिश करी है, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच रखी है भाषा के प्रति, गज़ल के प्रति लेखक की, वो भी सचमुच बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है। और लेखक की ये भी बहुत बड़ी बात है कि लेखक किसान के हित में खड़ा है और वो उस तरह से हित में खड़ा है, कहता है कि मेरी अपनी लड़ाई है, ये मैं मुख कैसे मोड़ सकता हूँ, ये मेरी अपनी लड़ाई है। लेखक की अपनी लड़ाई जब एक से होकर के अनेकानेक व्यष्टि और समष्टि के बीच के सामंजस्य को साधती है तो लेखक अपनी विमर्श पर पहुंचता है और विमर्श की बात जब आगे बढ़ती है तो कुछ शायरी होती है। तभी तो लेखक कहते हैं कि केवल बहर निभा देना ही शायरी नहीं है, शायरी का मकसद कुछ आगे का होना चाहिए। और वो आगे का मकसद रामविलास शर्मा जी के यथा समय रोचते विश्वों में उभर कर के आता है कि साहित्यकार को जिस रूप में ये संसार दिखाई देता है, जिस रूप में उसे रुचता है, वो उसी रूप में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है और उसमें उसके धीमे से एक अलग तरह के धागे के भीतर पिरोए मोती से अपने ही यथार्थ को आदर्श की चाशनी में भिगोकर वो समाज के सामने रखता है और समाज उसका आदर करता है, उसी रूप में उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है। कुटज में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही बात कही है और मुझे हमारा लेखक कहीं हद तक कुटज भी लगता है, जो किसी हद तक उस तरह की धरती को धकेलने की कोशिश करता है जो नकार की धरती है, उस तरह के आकाश के चुंबन लेने की कोशिश करता है जो सर्वहारा के हित के चुंबन है, जो आम आदमी के हित के चुंबन है, जो किसान के हित के चुंबन है। लेखक कोठरी में भी खड़ा है और लेखक ने लैंटर चूते भी देखे हैं। लेखक की दृष्टि सचमुच बहुत बेहतरीन है और शास्त्री सर इस तरह की गज़ल आप कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भाषा में ही गज़लें हो रही थी शुरू में। हमने ये नहीं फील किया कि उर्दू में गज़ल पहले हुई या किसी और भाषा में गज़लें पहले हुई, नहीं, हमें ऐसे लगा कि हमारी भाषा में ही पहले गज़ल हुई, हरियाणवी बोली में ही पहले गज़लों का श्रृंगार हुआ। हम काफिया, चबोले, कली और फूल गाने वाले लोग, लोकगीत गाने वाले लोग, कहरवा दादरा गाने वाले लोग जब गज़ल तक पहुंच जाते हैं और आप जैसा लेखक उस बैटन को लेकर के आगे बढ़ता है तो हम जैसे लोग बहुत एकदम खुश मिजाज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और एक पाठक होने के नाते, आलोचक कहने की तो मुझ में औकात नहीं है, एक पाठक होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये लेखक सचमुच अद्भुत लेखक है, जिसको उस चीज़ की भी समझ है कि एक आम आदमी के जीवन की भीतरी समस्याएं क्या है, उसको इस चीज़ की भी समझ है कि शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी से आम आदमी के जीवन पर किस तरह के नकार का प्रभाव पड़ रहा है और उस पर महंगाई का जो चोट है, महंगाई की जो चोट लग रही है उसकी उसे किस तरह की पीड़ हो रही है, जो कील उल्टी साइड से लग रही है समाज के सीने में, उसकी उसके भीतर टीस है। तभी तो लेखक खड़तल है। ये खड़तल संबोधन यद्यपि उनका अपना है, परंतु मुझे ऐसे लग रहा है कि ये खड़तल ईंट की तरफ फेंके जाने वाले सच का संबोधन नहीं है, ये सहजता से फूल की तरफ फेंके जाने वाले सच का संबोधन है। और आपका जो तकल्लुस है सचमुच बहुत अच्छा तकल्लुस है और इस तकल्लुस में खड़तलपन उस लेवल का है जो आइडियोलॉजिक है, जो आदरणीय है। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई। और शर्मा जी, मैं बिल्कुल आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने मुझे हृदय से सुना। धन्यवाद। शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और जैसा कि अक्सर शैलेंद्र की जो टोन होती है वो अलग अलग जगहों से कुछ चीजें लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने एक संक्षिप्त टिप्पणी की। और ये बड़ी बहुत अच्छी बात है
कि जब हम अपने आसपास के साहित्यकार के लेखन को बड़े लोग जो बड़े आलोचक हैं उनके उदाहरण देकर के हम समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और निश्चित तौर पर शायर को भी, गजलकार को भी बहुत अच्छा महसूस होता होगा ऐसा सुनकर के। तो देखिए, आदमी जो सा उसूला तय नहीं गिरदा कदे, मंगतराम शास्त्री जी की जो गजलों का जो शिल्प है उस पर तो हमारी बातचीत लगातार होती रहती है और अभी भी हमारी बातचीत हो रही है। और वो तो हर गजल में, उनकी हर गजलों में, लेकिन जो उनका कथ्य है, शिल्प की बजाय जब हम कथ्य पर भी बातचीत करते हैं तो बहुत शानदार, वो बिल्कुल जैसा कहरवार साहब ने बताया कि उनका एक पक्ष है, उन्होंने अपना एक पक्ष चुन लिया है। वो किसान आंदोलन के पक्ष में है या विपक्ष में है, उनका स्पष्ट बयान है। वो बिल्कुल सर्वहारा के साथ खड़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर आपको तटस्थ दिखाई देंगे या आपको किसी बीच में, वो मतलब बीच की बात नहीं करेंगे। उनका एक अपना पक्ष है और उन्होंने लिखा भी है कि आदमी जुनसा उसूला तो नहीं गिरदा कदे, ऐन खब्बी खान तो भी वो नहीं डरदा कदे। और एक शेर है इसी गजल में कि हाकिमों कुछ रोटियों का भी करो पक्का जुगाड़। सत्ता से सवाल पूछना ये साहित्यकार का नैतिक कर्तव्य है। अगर वो सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा, अगर वो सत्ता के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से एक साहित्यकार के रूप में उसकी डिग्री जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो शास्त्री जी लिखते हैं कि हाकिमों कुछ रोटियों का भी करो पक्का जुगाड़, सिर्फ बाता तक किसी का पेट नहीं भरदा कदे। बहुत अद्भुत मतलब शास्त्री जी की शायरी है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि मैं नरेश को आमंत्रित करूं, हमारे साथ बाद में गुरदीप जी जुड़े, गुरदीप भोसले जी, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, वेलकम। और रिसर्च स्कॉलर है महेंद्रगढ़ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां से, और देश हरियाणा जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका से जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इनका फिर से स्वागत है और निश्चित रूप से हम इनकी एक टिप्पणी लेंगे बाद में। तो नरेश जी, आपने गजलें अगर पढ़ी हैं तो, या आपने जो अभी जो कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें कुछ चीजें सुनी है, तो निश्चित रूप से हम आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में चाहेंगे। शुक्रिया कपिल भाई। तो कैरबा जी और शैलेंद्र भाई ने जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही जैसे शानदार है। मैं तो जैसे छोटी छोटी बातें जब भी सर अपना जो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं शास्त्री जी तब करते हैं, और ये जो पीडीएफ है वो हमने पढ़ी थी, तो जो गजलों को पढ़ते हुए जो लोक का ठाट है, तो मैं जैसे सभी गांवों से जुड़े हैं, खेत खलियान से जुड़े हैं, कि जो बाजरे की जो सिक्के की जो कच्चे दूध वाला जो मिठास होता है, दूध या सिक्का, ऐसे पढ़ते हुए जो आनंद आता है। और जो दूसरी बात हम करेंगे, जो देसी जो भाषा में जो साहित्य है, जो उसमें जो एक तरीके से हम सभी को पता ही है कि जो लोक साहित्य है वहीं से जो श्रेष्ठ साहित्य कह सकते हैं, जो साहित्य की भाषा है, वो जब भी उसके पास कोई व्यक्ति या जो व्यक्त करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती तो वो लोक की तरफ ही लौटती है। ये जो सब मेरे से ज्यादा ही जो यहाँ विद्वान जो समझदार पाठक और लेखक है वो समझते हैं। और जो मैंने महसूस किया पढ़ते हुए कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो जात धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, वो सारी की सारी जो चीजें जो मोर्चा एक तरीके से खोले हुए समाज में, उनके खिलाफ जो गजलों ने अपना जो तार बनाए हुए हैं वो बहुत ही शानदार है। और मैं शास्त्री जी को बधाई देता हूँ और आगे अपना तो शास्त्री बोल दे इसके लिए। जी थैंक यू नरेश भाई। मन की आँखियां खोल बावड़े, गफलत मना डोल बावड़े, क्या न लावे मोल बावड़े, जीवन से अनमोल बावड़े। और शेर है कि चूस रहे से खून बेड़िए, कापड़ पीटे ढोल बावड़े। देखिए, बहुत ही सहजता के साथ जो आज का परिदृश्य है वो इस शेर में आपको दिखाई दे रहा है कि चूस रहे से खून बेड़िए, कापड़ पीटे ढोल बावड़े। आप पिछले 10-12 सालों से देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से
सांप्रदायिक ताकतों का जो सत्ता पर कब्जा है, जो काबिज हो रखे हैं, और जिस प्रकार की लगातार वो चीजें वो पब्लिक के लिए जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें कर रहे हैं, वो एक चिंतनीय बात है। और उसको लेखक जो है, वो शायर जो है, पोइट जो है, वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी गजलों में पिरो रहे हैं। और यही एक लेखक की, एक राइटर की सफलता मानी जा सकती है। हमारे पास गौरव है, गौरव से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद आगे हम कार्यक्रम को आगे जारी। गौरव जी, सभी को नमस्ते और शुक्रिया अरुण सर, सिलेंडर सर। जैसे तब मुक्ति बहुत की पंक्तियां मुझे तुरंत पर चुराहे मिलते हैं बाएं फैलाए, जिधर पैर रखता हूँ 100 रास्ते फूटते हैं, मैं उनसे गुजर जाना चाहता हूँ। तो जब हम मनोदराम जी की गजल पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वो एक तरफ जो किसान हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, और जो गांव की राजनीति है जो शहरों में है, और जो सत्ता और राजनीति से जो सवाल है, और देश में जो माहौल है उसके खिलाफ मतलब एक निरंतर एक मिसाल जलाए हुए हैं। और मनोदराम शास्त्री जी को पढ़ते हुए महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही हो रहा है सब कुछ, जो मैं मतलब जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं। और मेरे को मतलब गजलों की इतनी जानकारी नहीं है, बस जितना है वो बता दिया है। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया गौरव भाई। मुक्ति बोध की कविता को संदर्भित किया आपने, बहुत अच्छा लगा। एक बेहतर और सजग पाठक की तरह आपने संक्षिप्त टिप्पणी की, इसके लिए आपका शुक्रिया। विनोद जी हैं, रिसर्च स्कॉलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। विनोद जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी जल्दी से कर दीजिए ताकि हम जल्दी से मंगतराम शास्त्री जी के पास। जी सर। नमस्कार सर। गजल पढ़ी थी, उर्दू में कभी गजल पढ़ी थी, पता नहीं था कि हरियाणी में भी गजल पढ़ने को मिलेंगी। और जैसे ही मंगतराम शास्त्री जी की गजलों को पढ़ा, नाम से तो पहले ही परिचित थे, आज इनकी गजलों से परिचित हुए। जो वास्तविकता का जो काव्य शैली है इनकी, मतलब गजल की जो शैली है, भाषा की जो शैली, मतलब लक्ष्मी चंद की भाषा से होके गुजरते हुए, अगर जो मुझे आज दोबारा कभी हरियाणवी भाषा पर गर्व हुआ है तो मंगतराम शास्त्री की गजल पढ़कर हुआ। और आज जो परिस्थिति है, जैसा दौर है, जैसा माहौल है, कहीं भी गजल में यह नहीं लगता कि खींचातानी की गई। मतलब हर गजल के शेर में वास्तविकता झलकती है। मतलब जैसा जीवन है, जो चल रहा है, जो सामाजिक है, यानी किसान है, दलितों को लेकर संघर्ष है, या फिर नौजवानों को जो संघर्ष है, बेरोजगारी जो है, सभी चीज इस चीज गजलों में झलक रही है। मैं एक गजल पढ़ रहा था, जैसे कि देखण जोगे छैल गाभरू हो गए आजकल बकैल गाभरू, जो अंधभक्ति का जो दौर है एक शायर में पूरा हो रहा है। पढ़ लिख कर बेरोजगार बिन बहुत घने सक्का लगा, दुनिया की रफ्तार तेज है चाल वक्त की गैल गाभरू। एक मोटिवेशन, जो एक आत्मविश्वास भरने का जो काम करती है मंगतराम शास्त्री की गजलें, ये बहुत कम हरियाणवी भाषा में ऐसी चीजें देखने को मिलती। और मैंने तो पहली बार गजल पढ़ी है, तो मैं अब लगातार मंगतराम शास्त्री जी की रचनाओं से और गजलों से जुड़ा रहूंगा, और काफी आत्मविश्वास मिला इनसे, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और अपनी हरियाणवी भाषा में कुछ लिखने का प्रयास करूं। धन्यवाद सर। शुक्रिया विनोद, बहुत सुंदर आपने टिप्पणी की, बहुत सुंदर। वास्तव में आपने जो बात कही कि बड़ी सहजता के साथ शिल्प पक्ष पर जब आप बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी किसी गजल में या किसी मिसरे में, किसी शेर के किसी मिसरे में किसी शब्द को बिल्कुल धक्के से उसको फंसा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही। शास्त्री जी की गजलों का शिल्प अक्सर मतलब इस पर बातचीत की जाती है, बहुत एक मतलब शानदार है, बहुत अद्भुत है।
और इस पर लगातार बात की जा सकती है, लगातार कोट किए जा सकते हैं शेर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरदीप जी हैं, गुरदीप जी का स्वागत है, हम पहले कर चुके हैं स्वागत। आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी हम जरूर चाहेंगे, जल्दी से एक टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलेंगे। शास्त्री जी से हम सीधी गुफ्तगू करेंगे। जी गुरदीप जी। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार है। थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी, आप थोड़ा सा नजदीक से बात। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अभी आई आपकी आवाज। अच्छा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपनी बात रखी और बेहतरीन तरीके से, जिसने जिस हिसाब से गजलें पढ़ी हैं, जिसने नहीं पढ़ी हैं, सबने अपने तरीके से अपनी बात रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि फैज अहमद फैज की एक गजल है, उसका एक शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। मंगत राम शास्त्री जी की गजलें पढ़ते हुए कहीं ना कहीं ये महसूस तो जरूर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तटस्थता की मांग नहीं करते हैं। जैसे विनोद ने बात कही कि किसकी देखे बाट गाभरू, चाल सफर ने काट गाभरू। बिल्कुल उनकी गजलों को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता है कि वो हमारे जो युवा हैं उनको प्रेरणा देते हैं कि एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहना है, हमें निरंतर विकास की तरफ बढ़ना है। और यही गजल की किसकी देखे बाट गाभरू, चाल सफर ने काट गाभरू, जिसने मंजिल पार पहुंचना उसने कैसी खाट गाभरू। उसी में एक शेर है, हिंसा सेक्स नशे की बाढ़ में हो रहे 12 पाट गाभरू। बिल्कुल देखिए, खैर कि अगर हम इसको कहेंगे भी बिल्कुल हरियाणवी गजल है, हरियाणा क्योंकि बहुत बड़ा है और उसमें तरह तरह की बोलियां हैं, मैं इसको कहूंगा कि भाई ये बिल्कुल ही बांगरू बोली में लिखी गई एक गजल है, जिसको पूरा हरियाणा तो शायद ना समझ सके, लेकिन हम इसको, क्योंकि हम आसपास के ही लोग हैं, वो समझ सकते हैं इसको। और कहीं ना कहीं जैसे हिंसा सेक्स नशे की बाढ़ में हो रहे 12 पाट गाभरू, हिंसा और सेक्स की जहाँ पर बात की गई है वो एक बड़ा मुद्दा है। हिंसा क्योंकि आज के समय में लगातार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, राजनीति की जो कसौटी है वो कहीं ना कहीं हिंसा पर ही चल रही है। हिंसा को अपनाकर ही वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति अपनाते हैं, लेकिन एक सेक्स जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। आज से ही नहीं, ओशो के समय से ही उन्होंने सेक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा बात की है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि भाई लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इसकी मंगत राम शास्त्री जी ने बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने इसको अपनी उसमें रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है, जिनको हमें बिल्कुल देखना चाहिए। हमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए कि भाई बिल्कुल ही एक किसी भी शब्द को या किसी क्रिया को हम अपनी गजलों में डाल दें। दूसरी जो मैंने गजल पढ़ी थी, मनीषा वाल्मीकि का पिता बोला, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि जहां पर ये हरियाणवी गजलें लिखते हैं, हरियाणवी के साथ साथ हिंदी के शब्द बिल्कुल उसमें आ जाते हैं। अब मनीषा वाल्मीकि का पिता बोला की जगह बिल्कुल बोला भी उसका, किसी कुछ भी उसका मतलब हरियाणवी जो अपनी है, लेकिन जो इसका पूरा पूरा शिल्प है वो आप देखेंगे कि मनीषा वाल्मीकि का पिता बोला, वो रास्ता खेतों का था, खेत बाजरे के थे, बाजरा ठाकुरों का था, ठाकुर गांव के थे, गांव हाथरस का था। जब ये आप शैली पढ़ते पढ़ते जाते हैं, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की याद बिल्कुल आ जाती होगी, है ना। ठाकुर का कुआं, कुआं किसका है, पानी किसका है, खेत किसके हैं, जमीन किसकी है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बिल्कुल शैली बिल्कुल वहीं से उठाई गई है, बिल्कुल उसी के शिल्प के साथ ही अपनी बात रख दी गई, लेकिन शिल्प कहीं ना कहीं से आया हुआ है। और ऐसा अक्सर गजलों में भी, कविताओं में भी देखने को मिलता है, लोग कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब हम देखते हैं कि इनकी जो गजलें वो सत्ता से टकराहट लेती है, कहीं ना कहीं मुझे यह दिखाई देता है कि संस्कृति की काफी कमी गजलों में दिखाई देती है। भाषा बिल्कुल बांगरू होते हुए भी पूरे हरियाणा को समेट नहीं पाती है, मुझे ऐसा लगता है।
एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाली जो गजलें हैं वो क्षेत्र विशेष से ही समझ सकते हैं। जैसे विनोद जी ने कहा कि मुझे इससे पहले हरियाणवी गजलों का पता नहीं था, ये नहीं था, ये इनकी समस्या नहीं है, ये क्षेत्र की समस्या है। जब हम देखते हैं, हम पंचकुला में जाएंगे, हम अंबाला में जाएंगे, हम यमुनानगर में जाएंगे, पानीपत के कुछ क्षेत्र में जाएंगे, तो हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो लोग हरियाणवी से इस कदर कटे हुए हैं शुरू से ही कि उन्हें कभी हरियाणवी, चाहे वो गजलें हो, चाहे वो रागनी हो, चाहे कविताएं हो, उनसे कभी उन्होंने अपना जुड़ाव महसूस किया ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि शैली अच्छी होते हुए भी भाषा का विस्तार कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि हरियाणवी कविताएं हैं या गजलें हैं, पूरा जो बांगरू क्षेत्र है, इन्होंने इसके ऊपर कब्जा बिल्कुल जमाया हुआ है, चाहे वो गानों के क्षेत्र में है या किसी के क्षेत्र में लगा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हरियाणा के जींद के क्षेत्र से ये आने वाले एक ऐसे गजलकार, ऐसे कवि, ऐसे शायर कहूं तो उन्होंने बिल्कुल एक राज्य स्तरीय बात से लेकर राष्ट्रीय स्तरीय बात करते हुए भी हर क्षेत्र को समेटने की कोशिश की। वो किसी युवा को निराश नहीं होने देते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि भाई आप आगे बढ़ते जाइए। सत्ता के विरोध में भी बोलते हैं, जात पात के बिल्कुल वो बोलते हैं भाई ना तू देखत जाट बामण गाबरू, बिल्कुल वो बोलते हैं कि जाति पाति कुछ नहीं है, इन सब चीजों का विरोध करते हैं। समय का प्रवाह इसी तरीके से बढ़ता है और मैं कहता हूं कि अगर आज के युवा इस तरह की गजलों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और ये मैं सोचता हूँ इस तरह गजलें बिल्कुल हमारे जो हरियाणवी लोक साहित्य के जो सिलेबस वगैरह होता है, इस तरह गजलें बिल्कुल लगनी चाहिए ताकि उनको आजकल के युवा जो उनको पढ़ें और प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया गुरदीप, आपने कुछ चीजें ऐसी कही जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। आलोचना के दोनों पक्ष होते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कविताओं की, गजलों की समीक्षा की जाए। बहुत अच्छी आपने बात की। तो शास्त्री जी के पास चलते हैं और लगभग हमारे पास 5 से 10 मिनट हैं। तो शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आपकी रचना धर्मिता पर आज बातचीत हुई है, आपको पूरा कार्यक्रम कैसा लगा और आप अपनी गजलों के बारे में क्या सोचते हैं? तो सर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी आवाज सुन रही है? जी सर, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सभी साथियों ने और मैं तो कह सकता हूँ कि विद्वान साथियों ने जो भी टिप्पणियां की हैं, अरुण, शैलेंद्र, नरेश, विनोद, गौरव, गुरदीप और कपिल, मतलब बहुत ही अच्छी बातें की हैं। गुरदीप की बातचीत भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आध चीज उन्होंने जिस तरह से कही, निश्चित तौर पे जिस एरिया का आदमी है वो अपनी बोली बाणी वही जो आसपास की उसको ही प्रयोग करता है, क्योंकि पूरा हरियाणा 8-10 लहजों में बंटा हुआ है। फिर भी खैर आगे संभावना तो बहुत है। एक चीज जो गुरदीप कह रहे थे कि वो मनीषा वाल्मीकि का पिता, वो असल में हिंदी कविता है, वो गजल नहीं है। एक तो मैं थोड़ा सा ये साफ कर दूं, क्योंकि साथी ने उसको गजल की तरह से वो बीच में आलोचित किया है। बाकी इनकी बातें भी बहुत बढ़िया थी और मुझे तो कई बार अपने आप से खुद से भी मतलब लेना होने लग जाता है कि भाई ये मशहूर करके मानेंगे सारे छोरे। इतनी बड़ी बात मेरी गजलों के आज शैलेंद्र में मतलब कहा, रामविलास शर्मा और कितने बड़े विद्वानों की टिप्पणियों के साथ मतलब संदर्भित करते हुए बातचीत कही है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में अगर ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं तो अच्छा लगा। मतलब मुझे तो निश्चित तौर पर गर्व होना चाहिए और आप लोगों के ऊपर भी मैंने मरोड़ है कि भाई आपने इस काम को उठाया है। और ये काम जो है ये बहुत जरूरी काम है। असल में किसी लेखक को असल में वो जो चर्चा विमर्श होता है उसका, विद्वानों का, वही लेखक बनाता है। इसके लिए आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपनी गजलों पे तो क्या कहूँ भी, मैं हिंदी की उर्दू की गजलें तो पहले भी सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। रिटायर्ड प्रिंसिपल BS राठी होते थे हमारे यहाँ जींद में, उनके संसर्ग से ही मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था। एक बार अपने इसने रविंद्र गासो जी ने पुंडरी में एक फंक्शन किया था और उसमें ये साहित्य अपना हरियाणा साहित्य अकादमी के साथ मिलकर किया था और उसमें हरियाणवी गजल के एक बड़े, जो हरियाणा के बड़े हस्ताक्षर हुए हैं कंवल हरियाणवी, उनको बुला रखा था और उन्होंने 2-4 गजलें पढ़ी थी। तो मेरे दिमाग में हलचल पैदा हुई कि ये विधा जो है ये मतलब काफी मोहक विधा है। और मैं क्योंकि हिंदी उर्दू की गजलें सुनता रहता था, पढ़ी भी थी, दुष्यंत को भी पढ़ा था और BS राठी जो थे वो गजल लिखते थे, तो थोड़ी थोड़ी वहां से मतलब जो है ना एक बेचैनी सी इसके प्रति कि ये लिखा जाना चाहिए पैदा हुई। और उसके बाद जनवादी लेखक संघ की बैठकों में मेरा संपर्क बढ़ता है। फिर अपने यहाँ नरवाना साइड के हैं महावीर सिंह दुखी, सुधकर्ण कला के किसान है वैसे तो, लेकिन पढ़े लिखे हैं और गजल लिखते हैं बहुत बेहतर हिंदी उर्दू की। तो उनके साथ काफी लंबा फिर मेरा विचार विमर्श चलता रहा इन पे। और जब मैं हरियाणवी में लिखता तो अब प्रोत्साहन मिलता तो थोड़ा सा आदमी फिर और ज्यादा सचेत होकर लिखता है। तो एक चीज मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथियों ने जो हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप में जो साहित्यकारों का ग्रुप में मुझे भी जोड़ लिया किसी साथी के माध्यम से, और वो इसको गजल को बोलते हैं, हरियाणवी गजल को बोलते हैं रचना। तो रचना फोरम वगैरह के नाम से उनके वो रचना पढ़ते और मैं भी अपनी रचना पढ़ता और वहां से सराहना मिलती। ये कोई 6-7 साल का सफर, ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब वो रविंद्र जी का प्रोग्राम तो खैर वो ज्यादा पुराना रहा है, लेकिन सचेत होकर इसके ऊपर काम करने का जो मेरा प्रयास है वो कोई मुश्किल से 6-7 साल का ही है। और देश हरियाणा पत्रिका ने भी मुझे हौसला दिया, सृजन उत्सव ने जो जगह दी उसने भी मुझे हौसला दिया। और ऐसे ही मतलब जो ना लिखता रहा हूं ये सफर है मतलब गजल का। तो बाकी रागनियों का या कुछ छोटी मोटी हिंदी कविताएं भी लिखी हैं। ऐसा कोई मतलब व्यावसायिक लेखक तो मैं नहीं हूं। जब भी मूड हुआ, मन किया, कोई ऐसी चीज देखी जो कचोटती है दिल दिमाग को, तो लिख दी। ऐसे ही है ये छोटा सा सफर, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो बातचीत की है ये मतलब अगर आप इसको रिकॉर्ड करके या उन पेपर लेके कहीं छपवाओगे आप अपने नाम से, तो हो सकता है कल मेरा भी जी कर जाए कोई किताब इसके ऊपर छपवाने का, गजलों की कोई कुंजिका। तो ये बाकायदा नाम सहित ये टिप्पणियां उसके भी एक पन्ने में आ सकती हैं। मतलब ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है आपकी। मैं तो आपकी सराहना भी करता हूँ और बहुत ही धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आध गजल को छोटी मोटी अगर आप 5-4 मिनट का है समय, तो जैसे आप कह रहे थे मैं पढ़ देता हूँ 2-4। जी सर, जी आप पढ़िए, सुनाइए शास्त्री जी। ठीक, मतलब मैं वो गजल पढ़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो या तो आपके नजर में नहीं आई या वो छपी नहीं होंगी, ना उसमें भेजी नहीं गई होंगी, आपको ध्यान नहीं रहे। एक गजल है कि आस्की में वो कसूता बावड़ा बेताब था, आस्की में वो कसूता बावड़ा बेताब था, एक तरफा प्यार उसका बेतुका बेशाब था, लाडली चुपचाप लेकर फूल डरदी भाज ली, क्योंकि उस आशिक का दूसरे हाथ में तेजाब था। फैसला तो चोर के हक में सही होना ही था, फैसला तो चोर के हक में सही होना ही था, बाप उसका मंत्री था और साड़ा साहब था,
कर लिया कब्जा लफंगिया ने चुगर दे आज तो, कर लिया कब्जा लफंगिया ने चुगर दे आज तो, उस जगह पे जित बढ़ाए गांव का तालाब था। तो एक आध बात और, चलो एक आध चीजें, हाँ वो असल में कथा है, वो गजल नहीं है। वो अब लिखा हुआ तो सामने मेरा है नहीं, जबान में मेरे बहुत कम चीजें याद रहती हैं। वो कथा है, वो अब मेरा ध्यान भी नहीं आया, जैसे आप लिख रहे हो। एक और रचना की दो चार के शेर में पढ़ता हूं कि इश्क में बलिदान भी करना पड़े से, इश्क में बलिदान भी करना पड़े से, हिवड़ा हलकान भी करना पड़े से। इसमें देखो हलकान शब्द है, उर्दू का शब्द है, लेकिन यहाँ डिमांड थी। और हिवड़ा शब्द ये अपने जो राजस्थान से लगता एरिया है वहां इसको प्रयोग किया जाता है, बांगर में इसको नहीं प्रयोग किया जाता। फिर भी हमने कोशिश करी है कर, इश्क में बलिदान भी करना पड़े से, हिवड़ा हलकान भी करना पड़े से, तजर्बा मिलता नहीं न्यू मुफ्त में यू, तजर्बा मिलता नहीं न्यू मुफ्त में यू, उम्र का नुकसान भी करना पड़े से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। सिर्फ बातां तय नहीं जीवन चले से, सिर्फ बातां तय नहीं जीवन चले से, जीवन का सामान भी करना पड़े से, न्यूए नी कोई को अंधा नीलकंठी, न्यूए नी कोई को अंधा नीलकंठी, कुछ उन्हें विस्पान भी करना पड़े से। सुंदर सुंदर, बहुत खूब। तो चलो एक आध एक और साधारण सी गजल है कि जीवन में तू कुछ तो चजकी कार कर, जीवन में तू कुछ तो चजकी कार करे, मानस हो कह मानस जैसा बुहार कर। बहुत सुंदर, बहुत कि नफरत भी कोई करण की चीज है, कि नफरत भी कोई करण की चीज है, हर करण को तू मानस बनता प्यार कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगली पीढ़ी फसल उगाले प्रेम की, अगली पीढ़ी फसल उगाले प्रेम की, उस खातर तू इब्बे धरती तैयार कर। वाह, सुरजीत पात्र याद आ रहा है मुझे ये पढ़ते हुए कि उस खातर तू इब्बे धरती तैयार कर, अर्थी पे दो फूल चढ़ा दे गैर भी, कुछ इस पे भी तो थोड़ा विचार कर। अर्थी पे दो फूल चढ़ा दे गैर भी, कुछ इस पे भी थोड़ा बहुत विचार कर। बेगमपुर सपना था संत रैदास का, बेगमपुर सपना था संत रैदास का, जी ला कहने उसमें तू साकार कर। बहुत बढ़िया सर। हाट नहीं से बढ़िए किया जिंदगी, हाट नहीं से बढ़िए किया जिंदगी, इसमें सौदेबाजी ना तू यार कर। बहुत बढ़िया। खड़तल सारी दुनिया बदलना हर्ष है, अच्छे ताई तू खुद में भी सुधार कर। और एक शेर माँ के ऊपर, मतलब लोग माँ को किस तरह से याद करते हैं, मैं दो शेर कि मी के कारण भीत बिचाले पड़ी दराड़ा ने, मी के कारण भीत बिचाले पड़ी दराड़ा ने, रोज भरे माँ माटी गारा गेल बुआड़ा ने। वाह वाह। और छोटी मोटी कमियां ने तो न्यूए ढक देवा, छोटी मोटी कमियां ने तो न्यूए ढक देवा, ढूंढ चला रखे से माँ के जोड़ जुगाड़ा ने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। खूब। एक और गजल के दो चार शेर हैं कि झूठा तयू पाड़ा पड़ गया, झूठ सुनने का डाला पड़ गया। छोटी बहर की है जी सर। कि झूठा तयू पाड़ा पड़ गया, झूठ सुनने का डाला पड़ गया, जुनून लिखारी हुए बाजारू, उनके मुंह पर पाड़ा पड़ गया। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या। दौड़ी झूठ की आंधी में इब, दौड़ी झूठ की आंधी में इब, सच का रंग भी काला पड़ गया।
बहुत और नेताजी की आंखें भाइयों राज ललक का जाला पड़ गया। बहुत जी बढ़िया जी बहुत बढ़िया। सुन सुन उसके झूठ गपोड़े, कान्ना भीतर छाला पड़ गया और खुद गर्जी के कारण करतल, रिश्तियां बीच बेड़ा पड़ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत- बहुत बढ़िया। गपोड़े का कितना सुंदर प्रयोग किया है आपने। तो मेरे ख्याल शास्त्री जी, बहुत हो गया। शास्त्री सर, जब जी। हरियाणवी में शुरू में आपने बहर संभालने की विचार आ कि हरियाणवी में बहर को भी साथ लेकर के चला जाए, आपने बड़ी बहरों में भी गजलें लिखी और ऐसा भी नहीं है कि एक दो दो में ही लिखी, कई तरह की बहरों को घुमा घुमा करके आपने लिखा। तो इसकी थोड़ी एक्सरसाइज अगर आप थोड़ी शेयर करें कि बहर संभालने में एक हरियाणवी में बहर को लाते समय आपको किस तरह की चीज़ों का, किस तरह की भावनाओं का सामना करना पड़ा, अंतर्वेदना, अंतर्पीड़ा किस रूप में आप उकेर पाए उसमें, उस पर थोड़ा अगर कुछ बात कहें आप। देखो जहां तक बहर का मसला है, लागू तो इस पे भी वही व्याकरण होती है हिंदी उर्दू वाली, और इसमें जो फेलुन फेलुन फाइलुन फाइलुन वो सारी चीजें, लघु दीर्घ की मात्राओं का वजन, वो सारी चीजें मैंने कोशिश की है इसमें लेके आने की। बहुत और सुंदर आप। हर संभव कोशिश रही है कि वो वजन ना इधर उधर हो। और हमारे साथी हैं, सीनियर साथी, जो मैं महावीर सिंह दुखी जी की बात कर रहा था, वो उनका बहर पे, उर्दू की बहर पे बहुत काम है, मतलब उनका तजुर्बा है, वो 75 साल के आसपास हो चुके हैं और लिखते भी हैं, पढ़ते हैं, उर्दू के बड़े अच्छे जानकार हैं। उनके मतलब सलाहियत भी मेरे साथ रही है। और दूसरे वो जो मात्रा का गिराना होता है भाई, गजल की बहर में जो वो ना टूटे, हरियाणवी में थोड़ी सी वो ढीली तो होती है, क्योंकि इसका जो लहजा है और उसके जो गुणोत्तर है शब्दों की लहजे के अनुसार, उसमें कई बार कर रियास है, इसमें 5 मात्राओं का वजन हो जाता है, कर रियास है 4 मात्राओं का वजन हो जाता है, थोड़ा बहुत इसमें रहता तो है कठिनाई सी, फिर भी मतलब कोशिश करके कि वे ऐसे शब्द चयन किए जाएं जिनमें इस तरह का उलझोड़ा ना पड़े। तो थोड़ी कठिनाई तो रहती है बहर को पुगाने में भी, फिर भी खैर मेरी कोशिश रहती है कि भाई बहर ना टूटे। इसका यूं लगा लो कि बड़े जो जानकार लोग हैं उनकी संगत का भी असर है थोड़ा बहुत। जैसे अपना मंजीत बोला है बहर के ऊपर, तो उनके साथ भी मेरी कई बार बातचीत हो जाती है, क्योंकि वो भी उर्दू के अच्छे गजल लिखते हैं आज के दौर के। तो इसी तरह से मतलब मिल मिला के एक दूसरे के सहयोग से कुछ करते हैं। जी सर, जी जी बहुत अच्छा। तो ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी अपनी बात रखी। और हम चाहते हैं कि 2 बातें में और सभी लोगों कपिल की जी, तरफ कहरबा सर ने भी बड़ी मतलब संजीदा टिप्पणी करी सर, आपने समय निकाला, बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छी बातें आपने कही सर। प्रयास किया आपने एक परिचयात्मक इनफॉर्मल बात से शुरू करके आपने एक अच्छे धागे में बात को पिरो करके आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे ढंग से आपने बातें करी। हम तो तलछट को वर्णन वास्तव में हमने तैयारी करके बातचीत की, उसके लिए विशेष तौर पे आप दोनों लोगों का तो मैं धन्यवादी हूँ। नहीं सर, कोई बात आनंद गीता और शैलेंद्र जी। आप सर आपको फील नहीं हो पा रहा, पर आप आज के दिन गजल के क्षेत्र में हरियाणवी के हीरे हैं और कई चीज़ें भाषा की बात करी गई है, वो कई भौगोलिक चीज़ें भाषा को निर्धारित करती है, उस पर लंबी टिप्पणी अभी प्रासंगिक नहीं होगी, परंतु आपका काम बहुत अच्छा है और कोशिश करके कुछ लाना किसी भी विधा के लिए खतरनाक है। जो आप ला रहे हैं वो बहुत सुंदर है जी, थैंक यू। तो कहरबा सर भी गुजारिश है कहरबा सर अगर कुछ थोड़ा कहें, कपिल सर, कहरबा जी। मेरे यहाँ ना आसपास थोड़ा शोरगुल है अब,
जी तो सर। जी हाँ, टाइम भी हो चुका है सर, अपने कार्यक्रम का टाइम भी हो चुका है, तो उस हिसाब से टिप्पणियां हो चुकी हैं। वैसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कह दीजिए, तो फिर हम नहीं, आगे ये बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी एक कार्यक्रम है ये, और निरंतरता में होना चाहिए। खासतौर से हरियाणवी रचनाकारों के बातचीत जो है वो बहुत जरूरत है समय की। तो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा रहा, मतलब सबको, साथियों को सुनना, शास्त्री जी की गजलें सुनना बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, साथियों का। जी सर, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद आपको दिलाते हैं कि निरंतरता में कार्यक्रम हम करेंगे, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। हमने तय किया है कि हर 15वें दिन या हर 20वें दिन एक कार्यक्रम हम करेंगे इसी प्रकार से। और सभी अपने जो साथी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और जो साथी हैं दूसरे, जैसे गौरव जी हैं या दूसरे साथी हैं, गुरदीप जी, आपसे आग्रह है कि अगर कोई आपके आसपास इसी प्रकार से साहित्यिक जागृति का कोई अगर साथी है तो जरूर आप उनको भी हमारे साथ जोड़िए, तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथियों से बात करके बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का हमारा रहा है। शास्त्री जी से आग्रह है कि जल्दी से अपनी एक गजलों की किताब लेकर के आए, और बहुत आग्रह के साथ में बात कर रहा हूँ सर। कोशिश में हूँ करेंगे। जी सर जी। तो आप सभी साथियों का शुक्रिया, साथियों आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार है। और हमारा ये आज का ऑनलाइन कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में हमने पहले से ही तय किया हुआ है कि हम हरियाणवी साहित्यकार, हरियाणवी गजलकार मंगत राम शास्त्री जी की जो गजलें हैं, जो उन्होंने गजलें लिखी हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के जो मुख्य समीक्षक होंगे वो अरुण कहरबा जी होंगे। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बता दूं जो हमने पिछले दिनों किए हैं, हालांकि थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया है। पिछले दिनों हमने 3-4 प्रोग्राम किए, जिसमें योगेश जो हैं उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआत की ऐसे कार्यक्रमों की, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, ऐसा कह सकते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम करने की। हमने 4-5 कार्यक्रम किए और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इस कड़ी में हम ये कुछ अंतराल के बाद ऐसा पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए, कोरोना काल में हमने ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम करने की शुरुआत की थी जिसमें बहुत सारे साथियों ने भाग लिया होगा, आप में से भी कई सारे साथियों ने, और बहुत सारे साथियों ने जो बाहर के लोग थे उनमें से भी। लेकिन हम उस दौरान केवल काव्य गोष्ठी करते थे। कुछ लोग होते थे जो कविताएं सुनाते थे, उन पर थोड़ी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणियां हो जाती थी। कुछ लोग गजलें सुनाते थे, उन पर थोड़ी बहुत टिप्पणी हो जाती थी। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो हमने शुरुआत की है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए हम कुछ समीक्षात्मक कार्यक्रम करें, जिसमें हम न केवल जो स्थापित कवि हैं, जिनको मतलब जो जिनको लोग जानते हैं उनको शामिल करें, बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जो बहुत शानदार लिटरेचर लिख रहे हैं, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो हमारे जो स्कॉलर साथी हैं, नरेश दहिया जी हैं, गौरव हैं, विनोद जी हैं, और ऐसे साथियों की मदद से अक्सर ऐसे कार्यक्रम ऐसी मतलब उम्मीद की जा रही है कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे।
तो इस कड़ी में ये पहला कार्यक्रम है और काफी सोच विचार के बाद और काफी डिस्कशन के बाद ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। और इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य संयोजक हैं वो शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र ने कहा कि जो हमारा देशज भाषा में लिखा हुआ साहित्य है, जो लेखक लिख रहे हैं, जो कवि जो कविताएं या गजल लिख रहे हैं, उन पर भी मतलब बातचीत की जाए, उनको भी ऐसा न लगे कि वो सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही है। इस कड़ी में शैलेंद्र जी ने ही नाम सुझाया मंगतराम शास्त्री जी का और मैंने तुरंत उन पर हामी भर दी कि मंगतराम शास्त्री जी को चूंकि मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार गोष्ठियों में सुन रहा हूं, पहले कुरुक्षेत्र में सुनते थे, अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी गजलें में पढ़ता रहता था, कुछ गजलें मैंने रिकॉर्ड करके भी डाली हुई हैं। इसके अलावा जब से मैं जींद आया हूं पिछले 2 सालों के दौरान हम लगातार जनवादी लेखक संघ की काव्य गोष्ठी में एक दूसरे को सुनते रहते थे और बातचीत करते रहते थे। तो ये कार्यक्रम तुरंत ही मतलब मंगतराम शास्त्री जी के नाम पर मोहर लग गई। और अब एक और काम था कि मंगतराम शास्त्री जी की गजलों पर बातचीत मतलब किसको ये जिम्मा दिया जाए। तो हमने शुरू में बात की थी अमित मनोज जी से। सबसे पहले हमने अमित मनोज जी से बात की थी, जो आप सभी परिचित हैं उनसे, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं गजलों पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब कविता पर या कहानी पर अगर आप मेरे को ये जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको निभाने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। और उन्होंने बहुत सराहा हमको। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको निरंतर जारी रखिएगा। तो इसके बाद अरुण सर से बात की मैंने, फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि अरुण जी हैं और बहुत परिचित हैं और विनम्र और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल मैं निश्चिंत था कि इनसे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से बात बन जाएगी। और वो हुआ भी वैसा ही। जैसे ही मैंने अरुण जी से बात की तो बिल्कुल बात बन गई। फिर मैंने शास्त्री जी की गजलों की पीडीएफ बनाकर इनको भेजी और बाकी साथियों के पास भी भेजी, ताकि हम एक दूसरे के लिटरेचर से, साहित्य से बिल्कुल अच्छे से अवगत हो जाएं। ऐसा मतलब कई बार मुझको ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे को एज ए पोइट या एज ए लेखक, एज ए राइटर तो जानते हैं, लेकिन हम ये स्किप कर जाते हैं कि आजकल वो क्या लिख रहा है, आजकल वो कैसा लिख पा रहा है, आजकल उसकी रचना धर्मिता किस प्रकार से मतलब काम कर रही है। तो ये एक कोशिश है हमारी कि हमारे आसपास के लोगों के साहित्य से अवगत करवाया जाए, नए लोगों को भी। जैसे विनोद जी हैं और गौरव जी हैं, ये हमारे बिल्कुल नए साथी हैं, लिखना पढ़ना इन्होंने शुरू किया अभी। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको बहुत अच्छा महसूस होगा, अपने आसपास के साहित्यकारों से भी जुड़ेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है। तो कार्यक्रम को विधिवत रूप से मैं इसको आरंभ करते हुए मतलब सभी साथियों का एक बार परिचय करवा देता हूँ आपस में। नरेश दैया हैं हमारे पास जुड़े हुए हैं। नरेश दैया मेरे बहुत अच्छे साथी और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति और प्रगतिशील विचार को लेकर के चलने वाले साथी हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, हमने एमफिल साथ में की है, तो बहुत अच्छे साथी हैं, मैं परिचित हूँ इनसे। गौरव जी हैं। गौरव जी अभी देश हरियाणा का 50वां अंक आया है, उसमें इनका एक लेख छपा है और बहुत इन्होंने बहुत शानदार पढ़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से इन्होंने एमए किया है और बहुत शानदार पाठक के तौर पर उभरे हैं अचानक से, एकदम से। और बहुत अच्छा लग रहा है जब हम गौरव जैसे साथियों को देखते हैं जो बहुत अच्छा करने की कोशिश में है, प्रगतिशील विचार के साथ और दलित अस्मिता को साथ में रखते हुए ये अपनी पाठकीय यात्रा को बनाए हुए हैं। और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे और बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल करेंगे। तो इनको
मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि बाकी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि गौरव जो है वो आने वाले समय में एक बहुत बेहतर लेखक के तौर पर उभरने जा रहे हैं। विनोद जी हमसे जुड़े हुए हैं। विनोद जी और गौरव जी दोनों क्लासमेट हैं एमए के दौरान। विनोद जी रिसर्च स्कॉलर हैं अभी और बहुत अच्छे कवि हैं। पिछले दिनों मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, देश हरियाणा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी इनकी कविताएं, और बहुत सुंदर ये लिख रहे हैं। और निश्चित रूप से एक कवि का, एक लेखक का, एक साहित्यकार का जो विकास जिस प्रकार से होता है, निरंतर प्रवाहमान रहेंगे इस दिशा में, ऐसी उम्मीद है विनोद जी से। और बहुत बहुत स्वागत है उनका। अरुण जी हैं। अरुण जी को मैं पिछले 5-6 सालों के 7 साल लगभग से जानता हूं, जब से ग्रेवाल अध्ययन संस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों में इनसे मुलाकातें होती रही हैं और लगातार बातचीत भी होती रही है अलग अलग कार्यक्रमों में और साहित्यिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें। और बहुत इसके अलावा ये लगातार समीक्षा लिखते रहते हैं। इनकी मैं समीक्षाएं पढ़ता रहता हूं, अखबारों में, सोशल मीडिया पर इनकी समीक्षाएं छपती रहती हैं। बहुत शानदार काम कर रहे हैं। देश हरियाणा के संपादकीय विभाग से जुड़े हुए हैं। तो अरुण सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे, मुख्य समीक्षक रहेंगे। अरुण जी को नमस्कार है, उनका स्वागत है। आखिर में मंगतराम शास्त्री जी हैं हमारे पास। बहुत वर्षों का उनका एक अनुभव है, रिटायर्ड टीचर हैं वो, लगातार फील्ड में उन्होंने काम किया है। गजलें पढ़ करके भी आपको लगा होगा कि प्रगतिशील विचारक के रूप में इनकी गजलें जो हैं वो बहुत बेहतर रूप से काम कर रही हैं। और पाठकों के बीच में इनकी जो रागनियां हैं वो भी बहुत शानदार हैं। और जिस विचार के साथ इन्होंने रागनियां लिखी हैं वो बहुत कम लोग हरियाणा में कर पा रहे हैं ऐसा। और गजलों में जिस प्रकार की भाषा इन्होंने अर्जित की है बहुत ही शानदार है। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये परिचय था हम सभी का, और मैं अपना परिचय अपने आप ही दे देता हूँ। रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर सुभाष जी के सानिध्य में एमफिल भी किया और इसके बाद पीएचडी का सबमिशन हो चुका है। और एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। और निरंतर बड़े लोगों के साथ रह करके कविताएं और साहित्य की दूसरी विधाओं को सीखने की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ 1 मिनट का और समय लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है हम इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे। सबसे पहले अरुण जी मंगतराम शास्त्री जी की गजलों पर